सर IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, आज हमने इसके ऊपर बात करनी है। ठीक है, हम जानते हैं कि सर IFRS 15 जो है हमारी FAR 1 की क्लास का सबसे टेढ़ा तरीन स्टैंडर्ड है। ठीक है, और ये वो स्टैंडर्ड है सर जिसमें जो है स्टूडेंट को नॉर्मली सर काफ़ी सारा डिफिकल्टी फेस आती है। ठीक है, तो इसकी वजूहत क्या है? देखो, कुछ वजूहत ये है कि सर पहली बात तो ये कि एक वाकई में एक मुश्किल स्टैंडर्ड है। सही। और सर इवन मैं आपसे ये कहूँगा कि अभी आपके लेवल पर यानी FAR 1 के लेवल पर ये स्टैंडर्ड जो है वो मुकम्मल तौर पे तो है भी नहीं सर। पूरा स्टैंडर्ड तो इसमें यहाँ पर एंटर हमारे पास इंक्लूड है भी नहीं। सर कुछ हिस्सा है, लेकिन वो हिस्सा भी इतना डिटेल है कि हम उसे कवर करने में ना हमें इशू आ रहे होते हैं। सही। तो सर इंशाल्लाह एक यूनिक तरीके से हम आज इस IFRS 15 को कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है ना इंशाल्लाह एक अलग तरीका आपको मिलेगा, क्योंकि हम इस तरीके से भी स्टैंडर्ड जो है ना वो बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सर ज़रा बात हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे और हम बात स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। सही। सर IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, सर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो हैंडल करने के बाद। सही। सर देखो, अगर आप इस स्टैंडर्ड के वर्ड पर गौर करो तो देखो इसमें क्या क्या वर्ड आ रहे हैं। सर एक तो वर्ड आ रहा है रेवेन्यू का। सही। फिर एक वर्ड आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट का। सही। सर इस रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सर ये रेवेन्यू और कॉन्ट्रैक्ट के दोनों वर्ड जो है ना हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सही। इन दोनों वर्ड के ऊपर हमने बड़ी डिटेल बात करनी है। सही। तो सर ज़रा बात स्टार्ट करते हैं। देखो, जब भी हम कोई भी स्टैंडर्ड पढ़ते हैं सर, सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं उसका ऑब्जेक्टिव। सही। तो हमारे पास सर IFRS 15 का दुनिया में आने की वजह क्या थी सर? वो क्या वजूहत है जिनकी वजह से IFRS 15 जो है ना हमारे पास आया? तो सर हम पढ़ के देखते हैं सर क्या लिखा हुआ है। कहता है टू स्टैब्लिश द प्रिंसिपल that an entity shall apply to report useful information to users of financial statement about the nature, amount, timing and uncertainty of revenue। सर देखो, अभी तक हमने इसमें काम की बात हमारे लिए क्या थी? सर काम की बात सिर्फ यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि देखो ये जो हमारे पास IFRS 15 है ना, ये एक्चुअली करता क्या है? सर ये एक्चुअली ना रेवेन्यू की रिकॉर्डिंग बताता है हमें। सही। रेवेन्यू की रिकॉर्डिंग किस तरह से होगी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। सही। सर अब हम जब बात करते हैं रेवेन्यू की रिकॉर्डिंग की, तो सर उसकी उसके बारे में हमें इसका नेचर, इसकी अमाउंट, टाइमिंग और इससे रिलेटेड कोई अगर रिस्क इन्वॉल्व है तो उसकी उससे रिलेटेड सर जो भी अनसर्टेनिटी यहाँ पे डेवलप हो रही है तो उसको भी हम यहाँ पर अकाउंट को करेंगे। अच्छा, तो इसकी बात कर रहे हैं एंड कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। देखो सर, मैं किसी भी कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ सर, मुझे पहले तो मेरा रेवेन्यू वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा सर, जिसके बदले जो है ना मैं अपने पास रेवेन्यू मूव करूँगा। सर फिर जब मुझे मेरे कस्टमर से पैसे मिलेंगे तो मैं अपने पास कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर मूव कर रहा हूँ। तो ये दो बातें ना हमें हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। सही। तो सर अब ज़रा ना कुछ डिटेल बात करने के लिए जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल बेसिक से बात करूँगा, फिर हम इंशाल्लाह बेसिक से चलते हुए बहुत आगे तक इसको लेकर जाएंगे। तो सर ज़रा ये वाली समरी को भी रोकते हैं यहाँ पर, हम जाते हैं वन नोट के ऊपर और कुछ बेसिक बातें सीखते हैं, फिर दोबारा हम अपनी समरी वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे। सर देखो, सबसे पहले ना हम बात स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वर्ड इनकम। सही। सर ये जो इनकम का वर्ड है ना, इससे तो सभी जो है ना वाकिफ़ होंगे, सबको पता है कि सर ये इनकम क्या होती है। ठीक है। सर हमारे पास जो इनकम का वर्ड है ना सर, ये दो ब्रॉड कैटेगरी के लिए यूज़ किया जा सकता है। सही, दो ब्रॉड कैटेगरी के लिए। मैंने कहा कि सर हमारे पास वर्ड लिखा हुआ है इनकम का। सर आप सबके पास मेरी वन नोट की स्क्रीन शो होनी चाहिए, अगर किसी के पास नहीं हो रही तो वो मुझे बता सकता है। अच्छा, सर मैंने कहा कि हमारे पास वर्ड आता है इनकम का। ठीक है। सर ये इनकम का जो हमारे पास वर्ड है ना सर, ये बड़ा ब्रॉड वर्ड है, इससे रिलेटेड ना दो डिफरेंट बातें निकल सकती हैं। तो कौन कौन सी बातें ज़रा देखते हैं। मैंने कहा सर इससे रिलेटेड ना दो डिफरेंट बातें आती हैं। या तो हमारे पास आ जाता है एक वर्ड रेवेन्यू का, और सर एक हमारे पास वर्ड आता है सर गेन्स का। सर ये रेवेन्यू और गेन में फ़र्क क्या है, ज़रा इस फ़र्क को पहले हम समझेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। देखो सर, इनकम जो है ना, इनकम बिजनेस को जो फ़ायदा होता है ना, वो दो डिफरेंट तरीक़ों से हो सकता है। सही। एक सर फ़ायदा होता है जिसको हम अकाउंट्स के टर्म में ना सर रेवेन्यू कहते हैं, तो दूसरा फ़ायदा होता है जिसको हम अकाउंट्स के टर्म में गेन कहते हैं। सही। इस गेन और रेवेन्यू में फ़र्क क्या है, ज़रा इस बेसिक फ़र्क को पहले समझो, फिर हम आगे बात करेंगे।
मैंने कहा देखो सर, मेरा काम अगर एसी बेचना है ना, मेरा काम अगर एसी बेचना है ना, तो एसी मेरे लिए स्टॉक है, एसी मेरे लिए इन्वेंट्री है, सही। और मैं जो उस अपनी इन्वेंट्री को सेल आउट कर रहा हूँ, उससे सर मुझे जो भी पैसा मिल रहा है वो मेरा रेवेन्यू होगा, सही। वो मेरा रेवेन्यू होगा। तो सर हमने हमने वर्ड क्या सीखा, हमने ये सीखा कि देखो, अगर हम बात करें अपने रेवेन्यू की, तो सर रेवेन्यू एक ऐसी बात है, रेवेन्यू एक ऐसी बात है कि सर ऐसी चीज़, ऐसी चीज़ जो हम बेच रहे हैं, जिसको बेचने का हमारा बेसिक बिजनेस है, ठीक है। सर मेरा अगर बिजनेस एसी बेचने का, तो मैं अगर एसी बेच रहा हूँ तो उसकी रिकॉर्डिंग मेरे रेवेन्यू के अंदर क्लासीफाई होगी, सही। तो सर मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ, अपने पास नोट डाउन कर लेना। मैंने बोला सर रेवेन्यू नॉर्मली हमें हमें कहाँ से मिलते हैं? सर रेवेन्यू हमें नॉर्मली मिलते हैं फ्रॉम आवर नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। ठीक है सर, जो मेरी बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी होती है, जो मेरे बेसिक कोर ऑपरेशन होते हैं, उससे मुझे जो भी पैसा मिला वो मेरा रेवेन्यू है, ठीक है। तो फिर सर गेन क्या होगा? देखो गेन जो होते हैं ना, हमारे पास जो गेन्स होते हैं सर, ये ना, ये वन ऑफ ऑर्डर हमारे होते हैं सर, ये बार बार नहीं मिलता, ये एक आध बार मिल जाएगा सर। जैसा कि कोई एग्जांपल, मैंने बोला सर देखो, मेरा काम एसी बेचने का था, मेरा फर्नीचर जो था, जो मैं रखता हूँ अपने वेयर हाउस के अंदर, या जो मैं रखता हूँ अपने अपने शोरूम के अंदर, सर वो फर्नीचर ना बेकार हो गया है, पुराना हो गया है। मैंने बोला यार इसको भी बेच देता हूँ, ठीक है, इसको भी बेच देता हूँ। सर उसको जो मैं बेच रहा हूँ ना, उसको जो मैं बेच रहा हूँ, वो मेरे पास रेवेन्यू के अंदर क्लासीफाई नहीं होगा। तो फिर सर वो कहाँ जाएगा? वो मेरे पास गेन्स के तौर पे क्लासीफाई होगा, और मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अदर इनकम के तौर पे रिकॉर्ड होगा, सही। तो मैंने बोला सर ये हमारे पास जो है, ये सिंपली गेन जो है, ये हमारे पास वन ऑफ ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो जस्ट लाइक आपने बोला कि भाई मेरी एक चीज़ थी, लेट से उसकी सेलिंग प्राइस जो थी, यानी जो मेरा फर्नीचर था, वो मुझे बाहर मार्केट वाले दे रहा है 80 रुपये इसके, ठीक है। और मेरे पास इसकी जो बुक वैल्यू थी ना मेरे पुराने फर्नीचर की, तो वो बुक वैल्यू मेरे पास कितनी थी? मैंने बोला सर मेरे पास इसकी बुक वैल्यू थी लेट से 80 रुपये, सॉरी 50 रुपये। तो सर ये जो मुझे 30 रुपये का गेन अराइज हुआ है ना, ये हमारे पास एक्चुअली गेन है, और ये हमारा रेवेन्यू नहीं है। अभी हम सर IFRS में जितनी बात करेंगे ना सर, वो इस रेवेन्यू से मुताबिक करेंगे, हम इस गेन को भी टच नहीं करेंगे, क्योंकि सर ये हमारा एरिया नहीं है, सही। अच्छा सर, ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक बात करी है रिगार्डिंग आर रेवेन्यू, सही। अच्छा, अब थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं, और कुछ फर्दर बातें सीखते हैं। सर रेवेन्यू की रिकॉर्डिंग के लिए 5 डिफरेंट स्टेप होते हैं। सर वो 5 डिफरेंट स्टेप क्या होते हैं, ज़रा पहले समरी से पढ़कर आते हैं, और एक एक बात हम पढ़ेंगे और उसके बाद उसको समझेंगे, सही। सर ये देखो, जो हमारे पास रेवेन्यू है ना सर, ये 5 स्टेप का एक प्रोसेस है। सर क्या मतलब 5 स्टेप का एक प्रोसेस है? देखो सर, ये जो हमारा रेवेन्यू होता है, इसकी रिकॉर्डिंग एक 5 स्टेप प्रोसेस है। सर ऐसा नहीं है कि आपने सिंपली जो है ना, आपने एक चीज़ बेची, और वो चीज़ लेट से आपकी 5 लाख रुपये में बिक गई, आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दी, तो वही तो सर हो गई बिल्कुल सिमिलर फॉर्म, बिल्कुल सिमिलर क्राइटेरिया, ठीक है। बट सर IFRS 15 जो है ना, इतनी बेसिक बात के लिए नहीं आया, ये हमें कुछ बहुत टेढ़ी मेढ़ी बातें सिखाने वाले हैं, जिसको हम इंशाल्लाह फ्रॉम द बिगनिंग कवर करेंगे। तो सर मैंने आपसे कहा देखो, आपको कहीं पर भी रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है ना, तो 5 स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो वो 5 स्टेप क्या होंगे, अगर हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक स्टेप को सीखेंगे और उसके ऊपर बात करेंगे। सर स्टेप 1 मेरे पास क्या आएगा? सर स्टेप 1 जो है ना, मेरे पास आएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। सर मतलब क्या है? देखो मैंने बोला, मुझे अपना एसी बेचना है, मुझे अगर अपना एसी बेचना है, तो पहले बात तो मैं ये देखूंगा कि क्या हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है, यानी मेरे और मेरे कस्टमर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा सर, ये कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से हो सकता है? देखो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका ओरल भी हो सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट आपका रिटर्न भी हो सकता है, ठीक है। सर इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूरी डिटेल इंशाल्लाह हम अगली स्लाइड पे पढ़ेंगे। अभी सर बिल्कुल बेसिक हम बात करेंगे कि 5 स्टेप प्रोसेस हमारे पास है क्या, सही। तो सर पहला हमारे पास स्टेप क्या आता है?
कि मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्ट को मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, ये इसको हम इंशाल्लाह अगली सेट में ना पूरा डिटेल में सीखेंगे। तो इसके भी पांच जो है वो तरीके हैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि वाकई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक, तो पहला स्टेप हमने क्या सीखा, पहला स्टेप हमने सीखा कि देखो क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट है, क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट है आपके और आपके कस्टमर के बीच में। सही, अच्छा सर, मैंने बोला कि ठीक है भाई, मैंने कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया है और एक कॉन्ट्रैक्ट मेरे और मेरे कस्टमर के बीच में है। तो ठीक है, वेरी गुड। सर इसके बाद ज़रा आगे बात करते हैं, स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या है। सर स्टेप नंबर 2 हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हमें कह रहा है कि सर आइडेंटिफाई करो द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। सर आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई करना है अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अब बच्चा कह रहा है सर कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत बड़ा आसान था, बचपन से पढ़ते आ रहे थे, बिजनेस लॉ में पढ़ी हुई है, तो कॉन्ट्रैक्ट को तो हम समझ गए। सर लेकिन ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या चीज़ है, कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या चीज़ है, ज़रा इस वर्ड को बैचलर सर बहुत डिटेल में जाके हम आगे सीखेंगे। पूरी इसके ऊपर मैंने एक आप लोग को एक अच्छा सा लेक्चर देना है, लेकिन अभी एक मैं बेसिक एग्जांपल के जरिए ना इस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को दिखाता हूँ। सर मैंने कहा कि यार मैं जो है ना एसी बेचता हूँ। सही, मैं एसी बेचता हूँ और एसी बेचने के साथ साथ ना मैं 1 या 2 साल की, लेट से मैं 2 साल की आपको सर्विस भी प्रोवाइड करता हूँ। मैंने कहा कि सर आप मुझसे एसी लेकर जाएं और एसी इस्तेमाल करें, 2 साल तक सर्विस भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। सही, 2 साल तक मैं आपको सर्विस भी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा सर, मैंने बोला यार इस सब के लिए मैं आपसे इकट्ठे पैसे चार्ज करूँगा, लेट से 80,000 रुपये। सही, मैं आपसे 80,000 रुपये लेट से इन टोटल चार्ज करूँगा। तो सर आप बोलेंगे भाई देखो मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, मुझे साफ साफ बताओ कि एसी कितने का दे रहे हो और सर्विस कितने की दे रहे हो। ठीक है, तो फिर आपको जो है ना आपका शॉपकीपर जो है वो क्लियरली बताएगा भाई देखो आपको एसी लेट से, अगर आप खाली एसी लेते हो सर्विस नहीं लेते, तो आपको खाली एसी पड़ेगा लेट से 60,000 का, और 10,000 की मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करूंगा जो कि 2 दफ़ा होगी, तो मैं आपको 80,000 का मुकम्मल पैकेज दे रहा हूँ। सही, अच्छा अब सर इसमें हमने सीखा क्या। देखो इसमें हमने ये सीखा कि हमारे पास परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है क्या, और इसके अंदर कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। तो देखो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का जो बेसिक मतलब है वो सिंपली ये है कि आप अपने कस्टमर के साथ क्या क्या प्रॉमिस कर रहे हो, क्या क्या प्रोवाइड करने का उसे प्रॉमिस कर रहे हो। तो देखो पहली आपने प्रॉमिस क्या किया। तो पहला आपने प्रॉमिस ये किया कि भाई आप उसको जो है एसी दोगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहली बात क्या थी, आप उसको एसी दोगे। सही, फिर से दूसरी बात क्या थी, आप उसे सर्विस भी दोगे 2 साल तक। ठीक है, तो सर ये जो दो डिफरेंट काम मैं कर रहा हूँ ना, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ये मेरे पास 2 डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। यानी सर ये वो मेरी ऑब्लिगेशन है जो मुझे परफॉर्म करनी है। तो सर अभी मैंने बिल्कुल बेसिक बात करी एग्जाम्पल की मदद से, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी बात समझ में आ जाए, और फिर हम आगे जाके परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के ऊपर बड़ी डिटेल बात करने वाले हैं। अब मैं चाह रहा हूँ सर सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक आइडिया डेवलप हो जाए रिगार्डिंग 5 स्टेप प्रोसेस ऑफ रेवेन्यू। ठीक है सर, एक बात हमने कवर करी कि स्टेप 1 क्या था। सर स्टेप 1 ये था कि आपने सिर्फ ये चेक करना है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। सही, उसके बाद सर जब आपको एक दफ़ा डन हो गया, कन्फर्म हो गया कि भाई हाँ कॉन्ट्रैक्ट तो है। सर देखो मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट भी 2 डिफरेंट तरीके से हो सकता है। सर ये जो है ना आपके पास ओरल भी हो सकता है, यानी आप उसको सिंपली ज़बानी भी कह सकते हैं, या फिर सर ये रिटर्न भी हो सकता है, या इवन सर ये इम्प्लाइड भी हो सकता है। ठीक है सर, ये 3 डिफरेंट वर्ड है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाके तीनों वर्ड के ऊपर दोबारा बात करूंगा। सही, अच्छा अभी सर हमने 2 बातें सीखी हैं। पहली बात ये सीखी कि भाई क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहा था, हमने कहा सर कर रहा था। फिर हमने कहा फिर आइडेंटिफाई करो क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कितनी थी, 1 थी 2 थी। तो हमने आइडेंटिफाई करनी है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कितनी है हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो मैंने जो एग्जांपल दिया सर उसके अंदर ना मेरे पास 2 डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। ठीक है सर, डन होती है बात। अब सर आगे चलते हैं। सर ये जो नीचे वर्ड लिखे हैं रिकॉग्निशन, इसको भी जरा फिलहाल के लिए इग्नोर करो, मैं बाद में बात करूंगा इसके। अच्छा, तो स्टेप नंबर 3 पर आओ। स्टेप नंबर 3 क्या है सर, एक दफ़ा तुमने पता लगा लिया भाई कॉन्ट्रैक्ट भी है, और तुमने ये भी बता दिया कि मेरे पास लेट से 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। राइट, तो सर तीसरा काम तुमने क्या करना है, कि ट्रांजैक्शन प्राइस को डिटरमाइन करना है। सर ये ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होती है। सर इन शॉर्ट, जिस चीज़ को आप एक्चुअली बेच रहे हो, या जो भी आप एक्चुअली अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हो, उसका टोटल जो है ना टोटल पैसा कितना है सर।
वो टोटल पैसा कितना है, ये हमारे लिए हो जाएगी ट्रांजैक्शन प्राइस, यानी सर उस ट्रांजैक्शन की जो आप कर रहे हो उसकी कीमत क्या है, सही, इसको आपने डिटरमाइन करना है। अब सर बच्चा कह रहा है सर ये तो कितनी आसान सी बात है, आपने सिंपली बोला आप एसी बेच रहे हो, तो मैंने बोला सर ठीक है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट भी है और दूसरी बात इसके अंदर 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है और प्राइस तो आपको पता ही है कि 80,000 रुपये। तो सर कहानी ख़त्म हो गई। अच्छा नहीं सर, इधर रुक जाओ, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी आगे भी फर्दर 2 स्टेप बाकी हैं। मैंने कहा सर ये 5 स्टेप प्रोसेस है, तो हम जब तक 5 स्टेप नहीं कवर कर लेंगे तब तक हम रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते, सही। अच्छा तो सर मैंने कहा जब तक मैं ये 5 स्टेप पूरे नहीं कर लेता ना, मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकता, सही। तो सर ज़रा तीनों स्टेप तुमने पढ़ लिया, ज़रा चौथे स्टेप के ऊपर जाते हैं, चौथे स्टेप के ऊपर जाते हैं और फिर हम आगे बात करते हैं। तो चौथा स्टेप क्या है ज़रा देख लो। स्टेप नंबर 4 है सर एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस टू द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। सर ये क्या काम आ गया, सर ये क्या काम आ गया। देखो मैंने तुम लोग को जो एग्जांपल दी कि तुम एसी जो है ना वो बेच रहे हो, सही, एसी बेचने के साथ तुम 2 साल की सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तुमने बोला सर सही है, बिल्कुल सही, समझ में आती बात इतनी। तो अब देखो यहाँ पे ना आके हमने 3 स्टेप तो बड़ी आराम से समझ लिए, सही। 3 स्टेप हमने सर कैसे समझे कि भाई एसी बेच रहे थे, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, एक एसी बेचने की और दूसरी सर्विस प्रोवाइड करने की। तीसरी बात तुमने ट्रांजैक्शन प्राइस को भी डिटरमाइन कर लिया 80,000 रुपये, सही। अब जरा चौथे स्टेप पर आओ। तो चौथा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप देखो कहता है एलोकेट करो अपनी ट्रांजैक्शन प्राइस को किसके ऊपर सर, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के ऊपर। सर ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या होती है, सर ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक्चुअली होती क्या है जरा समझ लो। मैंने बोला सर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो मैंने अभी तुम्हें कहा था कि यार एक काम मेरा एसी बेचना था, दूसरा काम मेरी सर्विस प्रोवाइड करना था। तो अब तुमने कुछ नहीं करना, तुमने इस ट्रांजैक्शन प्राइस को 2 डिफरेंट हिस्सों में तोड़ देना है, सही। पहला हिस्सा तुम्हारे एसी बेचने का, दूसरा हिस्सा तुम्हारे सर्विस प्रोवाइड करने का। तो स्टेप नंबर 4 सिर्फ तुम्हें यही कहता है, क्या कहता है सर, अपनी ट्रांजैक्शन प्राइस को यानी उस 80,000 को तोड़ दो 2 हिस्सों के अंदर। पहला हिस्सा क्या है, पहला हिस्सा तुम्हारा एसी बेचना, दूसरा हिस्सा तुम्हारा सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। अच्छा अब देखो सर जिस बच्चे ने IFRS 15 अभी तक नहीं पढ़ा है ना, उसे उसे उसके सामने अगर कुछ इस तरह की बातें हो जाएं कि यार आप एसी बेच रहे हो साथ में ना 2 साल की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, वो बोलेगा सर कस्टमर आया है उसने पैसे दे दिया है सर, पैसा हमारी जेब में आ गया है, चुपचाप आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं, इतनी पंचायती क्यों पाल रहे हैं सर आप, इतनी इतनी लंबी क्यों कर रहे हैं सर आप, सिंपली आपके पास पैसा आ गया आप रेवेन्यू बुक करो। नहीं सर IFRS 15 में इसी काम से ना रोकता है, इसी काम से रोकता है। सर क्यों रोकता है, देखो सर कहीं ना कहीं ना मैचिंग प्रिंसिपल आ जाएगा जिसको मैं आगे जाके समझाऊंगा, सही। अभी तक इतनी बात जितनी मैंने बताई है इतनी बात को समझने की कोशिश करो। मैंने कहा कि देखो आप अगर एक लेमैन से पूछो वो सिंपली बोलेगा यार मेरी जेब में पैसा आ गया रेवेन्यू बुक करो, खत्म कहानी, सही। नहीं सर ऐसा नहीं करना आपने, फिर आपने क्या करना है, आपने सर पहले 4 स्टेप परफॉर्म करने, 4 स्टेप परफॉर्म कर लिए, आपने चौथे स्टेप पे क्या किया, अपनी ट्रांजेक्शन प्राइस को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, एसी बेचने की अलग और सर्विस प्रोवाइड करने की अलग। अब आ रहे हो 5वें स्टेप के ऊपर। सर 5वां स्टेप आपका थोड़ा सा यूनिक है सर, ये वो फाइनल स्टेप है जिसके बाद अब आप रेवेन्यू बुक कर ही दोगे, सही। अब इसके बाद कोई फर्दर स्टेप नहीं होगा। तो ज़रा 5वें स्टेप के ऊपर आ जाओ। सर ये 5वां स्टेप क्या है, सर ये 5वां स्टेप है, देखो बोलता है रिकॉग्नाइज कर लो रेवेन्यू, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो कब, as the entity satisfies a performance obligation। तो क्या मतलब, देखो भाई जैसे जैसे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो रही है वैसे वैसे रेवेन्यू बुक कर लो। तो जो आपके अंदर एक ले मैन छुपा हुआ था जो ये कह रहा था भाई मेरी जेब में पैसा आ गया टोटल 80,000 रुपये, चुपचाप आप रेवेन्यू बुक कर लो, उससे ज़रा बाहर निकालो और ज़रा आप IFRS 15 की जो है ना बातें उससे ज़रा समझने की कोशिश करो। फिर आपको IFRS 15 बोलता है भाई रेवेन्यू जब आपने रिकॉर्ड करना है ना तो ये देखना है कि क्या मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गई हैं और कितनी हो गई हैं, कितनी हो गई हैं उसके हिसाब से रेवेन्यू बुक कर लो, जितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अभी बाकी हैं उनको भी उनका रेवेन्यू बुक करना भी रोक दो। तो ज़रा मैं एग्जांपल के जरिए दोबारा बात समझाता हूँ। मैंने कहा देखो यार कहानी कुछ ऐसी है कि मैंने एसी तो बेच दिया, एसी मेरी मेरी दुकान से उठ के मेरे कस्टमर को ट्रांसफ़र हो चुका है, एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो मेरी हो गई है, सही। तो अगर आपकी एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गई है तो आपको IFRS 15 कहता है कि सर जैसे जैसे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गई वैसे वैसे रेवेन्यू बुक कर लो, दैट्स ऑल। तो सर मैंने एसी बेच दिया, एसी का रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ एसी का रेवेन्यू मैंने बुक कर लेना है, ठीक है। तो सर मैं कितने से अपना रेवेन्यू बुक कर लूँगा, सर मैं रेवेन्यू बुक कर लूँगा अपना कोई 60,000 से, क्योंकि मैंने आपको जो एग्जांपल दिया वो कुछ ऐसी थी कि 60,000 का एसी था और 10,000 की सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे थे 2 साल तक, सही। अच्छा तो सर अब उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सर जो है ना इसके बाद जो है आप
जैसे जैसे एक साल गुजरेगा, आपने बात की थी कि भाई मैं आपको हर साल सर्विस प्रोवाइड करूंगा 2 सालों तक, ठीक है, 2 सालों तक आपको मैं एवरी ईयर सर्विस प्रोवाइड करूंगा। अब सर एक साल गुजर गया, सर्विस आपने प्रोवाइड कर दी, एक साल का जो सर्विस का रेवेन्यू था उसे बुक कर लो। मतलब सर साल के आखिर में जब आपको एक दफ़ा की सर्विस आप प्रोवाइड कर दोगे, उस टाइम आप अपने पास एक एंट्री पास कर लोगे कि मेरा अब रेवेन्यू रिकॉर्ड हो रहा है उस 10,000 रुपये से, ठीक है, उस 10,000 रुपये से। अच्छा अच्छा, फिर एक साल गुजर गया, अगला साल आया, अगला साल आपने स्टार्ट किया, अगले साल में आपने बात करी, और साल जब मुकम्मल हुआ आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी। अब आप सिंपली अपनी रेवेन्यू जो है ना सर, आपका जो रेवेन्यू उससे अब आप बुक कर लोगे। क्यों? क्योंकि सर 5 वर्ष से उनसे यही बोल रहा था कि भाई आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो सर, स्ट्रेट अवे कर लो, लेकिन कब करना है? जैसे जैसे आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो रही हैं, या जब आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो रही हैं। सर ये व्हेन और एज क्यों लिखा हुआ है? सर इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी लॉजिक है, इसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक है। जब मैं आगे आऊँगा सर, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर आऊँगा, तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा कि ये व्हेन और एज दो अलग अलग वर्ड मिलते हैं। क्योंकि देखो सेंस अगर देखते हैं ना, तो व्हेन का सेंस कुछ इस तरह से बनता है, व्हेन का सेंस कुछ इस तरह से बनता है कि भाई जब आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाए तब रिकॉर्ड कर दो। और एज का सेंस कुछ ऐसे बनता है कि जैसे जैसे आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो रही है वैसे वैसे आप रिकॉर्ड कर दो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सर कुछ 5 स्टेप वाली बात कुछ समझ में आती है। कुछ 5 स्टेप में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, तो देखो मैंने बिल्कुल बेसिक बात करी है, बिल्कुल बेसिक बात जो मैंने एग्जाम्पल दिए उसकी मदद से मैंने आपको ये 5 स्टेप समझाने की कोशिश की है। सर इसके बाद हमने ना ये दो वर्ड जो है ना, कॉन्ट्रैक्ट और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, सर बड़ी डिटेल बात करनी है हमें इसके ऊपर। इसके बाद जो ट्रांजैक्शन प्राइस है ना सर, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके अंदर सर आई कैप जो है ना वो बहुत ज़्यादा शरारतें करता है, तो हमने वो सारी शरारतें सर डील करनी है इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। अभी सर बिल्कुल बेसिक मैं आपको एक सिंपल डोज दे रहा हूँ, तो आपने अपने पास एज इट इज़ एब्जॉर्ब कर लेना है। ठीक है सर, मान लिया 5 स्टेप समझ में आते हैं, आप एक दफ़ा रिकॉल कर दें, तो मैं एक दफ़ा रिकॉल कर देता हूँ। सर पहला स्टेप था आपने सिंपली आइडेंटिफाई करना था क्या कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहा था या नहीं। आपने बोला सर ठीक है कर रहा था। फिर आपने पता लगाना है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 10 है, 15 है, कितनी है। ठीक है सर, मैंने पता लगा लिया कि मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कितनी है। फिर आपने डिटरमाइन करना है कि मेरी ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है, यानी ये जो सारा काम मैं कर रहा हूँ इसका पैसा कितना मिल रहा है सर मुझे, ठीक है, मेरी ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है, मैंने ये डिटरमाइन कर लिया सर, ठीक है, डन हो गई बात। इसके बाद मैं आगे बढ़ा, मैंने बोला कि फिर मैंने ना अपनी इस ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट कर देना है। सर एलोकेट कहाँ करना है? देखो वो जो मैंने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अपनी पहले बनाई थी ना, मैंने लेट से कहा था कि मेरी 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, तो ये जो आपने ट्रांजैक्शन प्राइस अपनी टोटल निकाली है ना, इसे उन 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के अंदर तोड़ दो। मैंने एग्जांपल दी थी कि सर एसी बेचने में और सर्विस प्रोवाइड करने में 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन थी, टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस 80,000 थी, दो हिस्सों में आपने तोड़ दी, एसी बेचने की अलग 60,000 और सर्विस प्रोवाइड करने की अलग 10,000। ठीक है सर, डन हो गई बात। फिर सर आखिर में मैंने बोला भाई अब जैसे जैसे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को मुकम्मल कर रहे हो वैसे वैसे आप रेवेन्यू बुक कर दो। ठीक है सर, कुछ बेसिक आइडिया क्लियर होता है, कुछ बेसिक्स बनती हैं। तो अब ज़रा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक छोटी सी ना आपके सामने एग्जांपल लेके आऊँगा, उस एग्जांपल को हमने कवर करना है, फिर हमने कुछ आगे बात करनी है। ठीक है सर, ज़रा बात स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक छोटी सी ना एग्जाम्पल कुछ है जिसको ना हमने जर्नल एंट्रीज की मदद से ना सीखना है, फिर हम थोड़ी सी आगे बढ़ जाएंगे। तो सर ज़रा साथ देना है आप लोगों ने, हमारे पास मीटिंग के 4 मिनट रह गए हैं। 4 मिनट में सर जितनी होती है उससे इतना हम करेंगे, उसके बाद मैं नेक्स्ट मीटिंग में जनरेट करूँगा, तो उसके साथ आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और अगर किसी को मीटिंग लिंक ना मिल सके तो आपने सिंपली मेरा कॉन्टैक्ट नंबर देखना आपके पास होगा, आपने एक टेक्स्ट कर देना, इंशाल्लाह मैं आपकी मीटिंग लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। तो सर हमारे पास एक मासूम सा क्वेश्चन आ रहा है, एक मासूम सी एग्जांपल आ रही है कि एक गाड़ी है, उसकी फेयर वैल्यू कितनी है? सर उसकी फेयर वैल्यू है 5 लाख। ठीक है सर, उसकी फेयर वैल्यू 5 लाख हो गई सर, मान लिया। फिर क्या है सर? फिर उसके बाद 3 साल तक ना
आप सर्विस भी प्रोवाइड करते हो सर। आप जो है लेट से उस गाड़ी की 3 साल तक लगातार सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो मान लिया हमने। और सर जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो ना, 20,000 हर साल की कॉस्ट आ रही है, सही। हर साल आप 20,000 रुपये का खर्चा करते हो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, और आप अपने कस्टमर से 20,000 रुपये हर साल की सर्विस के मांग रहे हो। मान लिया सर, हो गई बात। फिर आगे बात करते हैं। मैंने कहा कि देखो, ये जो फेयर वैल्यू है ना तुम्हारी गाड़ी की, सर ये फेयर वैल्यू से मुराद क्या है? सर ये फेयर वैल्यू से मुराद एक्चुअली वो अमाउंट है जो तुम अपने कस्टमर से मांग रहे हो, जो तुम अपने कस्टमर से मांग रहे हो। ऑफ कोर्स सर, तुम्हारी तुम्हारी जेब में तो, यानी तुम्हारे पास तो इस गाड़ी की वैल्यू कम होगी ना। मतलब अगर मैं इसकी कॉस्ट की बात करूँ तो तुम्हें कितने में पड़ी थी, तो सर इसकी कॉस्ट कुछ और होगी। मैंने कहा सर इसकी कॉस्ट लेट से है 4,10,000 रुपये। ठीक है सर, मैंने कहा एक गाड़ी है, उसकी फेयर वैल्यू 5 लाख है, उसकी कॉस्ट 4,10,000 है, और साथ में आप गाड़ी बेचने के साथ साथ 3 साल की सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हो। 20,000 हर साल सर्विस देने की आप अपने कस्टमर से चार्ज कर रहे हो। सर ठीक है, 20,000 तो आप अपने कस्टमर से ले रहे हो ना, तो आपको ये सर्विस कितने में पड़ी होगी? तो ऑफ कोर्स आप सर्विस के अंदर भी कुछ ना कुछ पैसे कमा रहे होगे। तो मैंने बोला आपको ये सर्विस कितने में पड़ी है? आपने कहा सर मुझे ये सर्विस पड़ रही है, मुझे सर्विस पड़ी लेट से 15,000 में। ठीक है सर, यानी इस सर्विस की जो कॉस्ट है वो 15,000 है, इस और इस सर्विस की जो फेयर वैल्यू है, यानी कि जो जो तुम अपने कस्टमर से चार्ज करना चाहते हो, वो है 15,000, वो है 20,000। ठीक है सर, डन हो गई बात। अब ज़रा कुछ आगे बात देखते हैं। सर मैंने कहा इसके हिसाब से अगर तुम बात करो ना, इसके हिसाब से अगर आप बात करो, तो हम सिंपली कहें कि सर जो गाड़ी थी